हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी 365। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सुप्रीम या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल का एम है आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। एज अ एस्पिरेंट मैं ये चाहता था कि मुझे भी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले जिस पर मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से रिलाई कर पाऊँ और जिसका कंटेंट एकदम ऑथेंटिक हो। इसलिए यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल बिकॉज ये कंटेंट मेरी कोचिंग नोट्स और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो भी फेमस बुक्स हैं उनसे लिया गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट पढ़ने के बाद किसी भी अदर सोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कोशिश है मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा पाऊँ जो कि आपके आसानी से समझ में आए। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है। पहला होता है रिटन और दूसरा होता है अनरिटन। जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि रिटन वो होता है जो लिखा हुआ होता है और अनरिटन वो होता है जो कि लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन असल में दोनों ही लिखे हुए होते हैं। तो फिर क्यों एक को रिटन या एक को अनरिटन कहा जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके सभी प्रोविजंस को एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई किया जाता है, जैसे कि यूएसए। ऑन द अदर हैंड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके सभी प्रोविजंस को किसी भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि यूके और न्यूजीलैंड। इनफैक्ट यूके और न्यूजीलैंड को छोड़ के कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन हो। अब इस कोडिफाइड वर्ड का मतलब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोडिफाइड वर्ड का मतलब समझने के लिए हम समझते हैं 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जो कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री हो, यानी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता हो। अब एक स्टेट को बनने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। कोई भी स्टेट बिना टेरिटरी यानी कि बिना ज़मीन के नहीं बन सकता। उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी है भी, लेकिन अगर वहाँ कोई रहता नहीं है तो भी वो स्टेट नहीं कहला सकता। इसीलिए क्या ज़रूरी है? पॉपुलेशन। वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सभी अलग अलग हैं, वो किसी एक सिंगल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तब भी हम उसको स्टेट का नाम नहीं दे सकते। इसीलिए एक स्टेट का, एक सॉवरेन स्टेट का ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज भी है, इसके बाद भी अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको हम सॉवरेन स्टेट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सॉवरेन का मतलब ही है फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। अब अगर मान लेते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? टेरिटरी। उसके बाद क्या है? पॉपुलेशन। फिर आ जाता है हमारा गवर्नमेंट और फिर आ जाता है इंडिपेंडेंस। तो जिस तरह से हमारे सीरियल में 4 एट्रीब्यूट्स हैं, पहला टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा इंडिपेंडेंस, उसी हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोडिफाई किया गया है। जैसे कि पार्ट 1 में जो हम पहले 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 to 4, वो किससे डील करते हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट। सेकेंड पार्ट जो कि हमारा पॉपुलेशन था, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का भी सेकेंड पार्ट पॉपुलेशन से डील करता है और एक स्टेट का पॉपुलेशन के साथ रिलेशन डिफाइन होता है सिटीजनशिप से। पार्ट 3 में अब क्योंकि सिटीजनशिप आपने एक बार अवेल कर ली तो आपको कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ भी दी जाते हैं। इसीलिए पार्ट 3 में हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि लार्जली पॉलिटिकल राइट्स हैं। जबकि पार्ट 4 में
जो कि डीपीएसपी से डील करता है, इसमें हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है। पार्ट 4A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। अब पॉपुलेशन के बाद क्या आ रहा था? गवर्नमेंट। तो इसीलिए पार्ट 5 में हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की और पार्ट 6 में हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो मुझे उम्मीद है आपको कोडिफाइड वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और डिफरेंस रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब होता है कि ये एक स्पेशल बॉडी द्वारा बनाया गया होता है जो कि पर्पजली इसी के लिए बनाई गई हो, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स्ड डेट जो कि है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और इसको बनाने की शुरुआत कब करी गई थी? 9 दिसंबर 1946। देखिए साथ साथ कुछ मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको देते चल रहा हूँ जो कि आपके प्रीलिम्स के हिसाब से काम आ सकती है। ओके, नाउ इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कि ये एक पर्टिकुलर डेट को इनैक्ट नहीं हुआ था, ये ओवर द टाइम इमर्ज हुआ है, लाइक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 800 ईयर्स। यहाँ पर बात करी गई है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि तकरीबन 800 साल पुराना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंगल सोर्स होना चाहिए, जबकि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम हो, जबकि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट करता है जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम हो। ये बात समझने वाली है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो हम उसको आसानी से बदल नहीं पाएंगे, जबकि अगर हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम होगा तो पार्लियामेंट जो भी चाहेगा अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाता रहेगा। नेक्स्ट इज वाइडर पावर अंडर जुडिशरी। इसका मतलब हुआ कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे जुडिशरी की पावर्स जो हैं वो ज़्यादा हों, बहुत वाइड हों। बट एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की पावर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। और अगर जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगी लॉ मेकिंग प्रोसेस में तो फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल और बोथ। मतलब कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, जैसा कि इंडिया में है। जबकि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को नेसेसरली फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसको पार्लियामेंट बार बार अमेंड कैसे कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल यूके में आपका कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्योंकि यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है इसीलिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जबकि यूएसए में एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके प्रोविजंस को हम इजीली अमेंड ना कर सकें, जबकि श्रीलंका में एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को आसानी से बदला जा सकता है। इंडिया में एक ब्लेंड है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इंडिया में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि अमेंड करने के लिए स्पेशल तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है, और कुछ हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है। यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, मेजॉरिटीज़ के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जो कि या फेडरल हो या तो फिर यूनिटरी हो। फेडरल और यूनिटरी का मतलब ऐसे समझते हैं, जैसे कि हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसे स्टेट को फेडरल स्टेट कहा जाता है। जबकि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट हो, यानी कि
डुअल गवर्नमेंट ना हो, ऐसे स्टेट को यूनिटरी स्टेट कहा जाता है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल या यूनिटरी कैसे भी स्टेट में पाया जा सकता है, बट एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके स्टेट का यूनिटरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्टेट यूनिटरी नहीं होगा तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज जैसे कि स्टैट्यूटरी लॉज, बाई लॉज, कस्टम्स, ऑर्डिनेंसेस, इनके बीच में और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक मार्क्ड डिस्टिंक्शन होता है, जबकि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बीच में कोई भी एक डिस्टिंक्शन नहीं होता है। वहाँ पे जो भी प्रोविज़न बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज a written constitution is less governed by convention and more by its own provisions। कन्वेंशंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो लिखित तौर पे नहीं है लेकिन मानी जाती हैं। अब क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, इसीलिए इसकी ज़्यादातर चीज़ें प्रोविजंस के रूप में कोडिफाइड होती हैं, जबकि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली गवर्नड होता है बाय कन्वेंशंस। इसका मतलब कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें कैसी होती हैं, कन्वेंशन के फॉर्म में होती हैं, मतलब कि अनरिटन फॉर्म में होती हैं, और इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, वो टाइम टू टाइम अपनी नीड्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। तो वीडियो में हमने समझा कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड होता है, इसका एक सिंगल सोर्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जुडिशरी की पावर बहुत वाइड होती हैं, और ये रिजिड, फ्लेक्सिबल या दोनों ही हो सकता है। इसी तरह से एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड नहीं होता है, ये एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं और इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। जुडिशरी की पावर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं और इसीलिए इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेजॉरिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के बिल इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। ये बिल कैसे पास होते हैं पार्लियामेंट में, किस बिल को किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।